हे गाइस, हाय, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वेदांत। आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, ये सेशन पूरा अटेंड करने के बाद यू गाइस विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर जेईई एग्जाम। जी हाँ, बिकॉज इनऑर्गेनिक का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आपके जेईई में कम से कम 2 क्वेश्चंस आप सीधे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट चैप्टर वी आर रिवाइजिंग व्हिच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पूरा सेशन अटेंड करना, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन के अंदर विल ट्राई विद इन 1 आवर हम पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम में दिखने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स, उनको मैं रिवाइज करा दूं वाया द माइंड मैप फॉर्मेट। तो प्लीज ध्यान रखना, माइंड मैप डजंट मीन कि मैम 2 पेजेस का फ्लो चार्ट दिखाएंगी और सेशन खत्म हो जाएगा। नहीं, आई विल डिस्कस एवरी कॉन्सेप्ट विद यू। ठीक है, चलो। सो अगर आप लोग डिटेल में पूरा सिलेबस विद इन 1 मंथ करना चाहते हैं कि मैम 1 मंथ में कितनी डिटेलिंग पॉसिबल है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स पीसीएम, तो मेरा व्हाट एवर इज पॉसिबल फॉर 1 मंथ वी आर डूइंग इट इन गदर 3.0 सीरीज विच इज दिस टाइम अवेलेबल चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप के ऊपर, जो ₹89 की है। तो आप 89 रुपीज की मेंबरशिप लेकर चैनल का जो वो कंटेंट है एक्सक्लूसिव, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स गदर सीरीज। उसके साथ साथ जेईई के हम बाद में जो जेईई के अलावा एग्जाम होते हैं, जैसे बिट सैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, डब्ल्यूबी, जेईई, तो इन सब की तैयारी भी कराएंगे हम। तो इसका मतलब ये साथ सिर्फ जनवरी तक नहीं होगा या फिर सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट तक, बीच में जितने एग्जाम्स आएंगे और उसके बाद वो सारे हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं चैनल की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप में, राइट। उसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं उनका इंफॉर्मेशन, कट ऑफ्स एंड ऑल दैट, इंक्लूडिंग योर रिप्लाई टू द कमेंट्स, वो सब एचपी गुरुकुल में है। एंड पीवाई की सॉल्विंग सेशंस चल रहे हैं, माइंड मैप्स है, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट ट्रिक्स दिया जाएगा। तो यू गाइस कैन गेट इनटू एचपी गुरुकुल, लिंक टू जॉइन इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी स्टे सब्सक्राइब्ड ऑन द चैनल ताकि आप कोई भी एक्सक्लूसिव ऐसी इंफॉर्मेशन, राइट, या कंटेंट को मिस आउट ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टाइप आपको बताऊं, तो मोटा मोटा इस चैप्टर में 7 टाइप्स बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं 7 टाइप से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टाइप आपका बेसिक्स का रहता है, जिसमें बेसिक में हम सारी की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता क्या है, सॉल्व्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लीगेंड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, वो सारी चीजें इंक्लूडिंग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, वो सब हम टाइप 1 में कवर कर लेते हैं, ठीक है। गदर में पूरा डिटेलिंग मैंने करा रखी है। सेकंड टाइप इज योर वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी से कभी कभी सवाल आ जाते हैं कुछ शिफ्ट में, 2023 में काफी क्वेश्चंस आए थे, तो इसको नहीं छोड़ सकते। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का एक टाइप बना दिया है, हालांकि ये डी एंड एफ ब्लॉक में भी हमने रिवाइज किया था, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है एग्जाम में। वीबीटी टाइप नंबर 4, देन सीएफटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएफटी, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मेटल कार्बोनिज, जे 2024, 23, 22 में क्वेश्चन आए हैं इसके, और इतना छोटा टॉपिक बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। यू हैव टू जस्ट सी 4-5 स्ट्रक्चर्स, चेक आउट द बॉन्डिंग, दैट्स इट, ठीक है। यहां से आता है। एंड लास्ट इज द आइसोमेरिज्म। तो ये 7 टाइप्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे, तो जो आपका एग्जाम है ना अभी जनवरी में दोगे, उसका क्वेश्चन आप फॉर श्योर अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सो इसमें सारी चीजें माइंड मैप में हम इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। तो आ जाओ, स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से, ठीक है। सबसे पहला टाइप बेटा मैं बेसिक स्टार्ट करा रही हूँ। तो बेसिक में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, देखो जो हमारे पास एक्चुअली एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, जिनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोलते हैं, वो 2 क्लासेस में बटे हुए हैं, डबल सॉल्ट्स में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। डबल सॉल्ट्स के अंदर आपको एक से ज्यादा सॉल्ट्स मिलेंगे, नाम से पता चला। देखो कार्नेलाइट, यही 3 डबल सॉल्ट हैं जो आपके सिलेबस में है, ज्यादा आपको यही पूछे जाते हैं, कार्नेलाइट। इसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट्स है विद 6H2O, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन मोहर सॉल्ट के अंदर फेरस सल्फेट विद अमोनियम सल्फेट, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एलम, एलम क्या होता है, फिटकरी जो आप घर पे यूज करते हो, पोटेशियम, ये वही है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O, राइट। तो ये डबल सॉल्ट्स होते हैं। देन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आपको क्या दिखता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक जैसे मेटल है, मेटल प्रेफरेबली अगर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेल एंड गुड, बिकॉज इन मेटल्स के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये मेटल क्या करता है, सामने एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है जिसे लीगेंड बुलाते हैं। लीगेंड खुद का तो कंप्लीट है सारा तामझाम, बट इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो लीगेंड होता है, ये मेटल जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दे देता है वाया अ सिग्मा बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज यू नो है ना, सिग्मा बॉन्ड होता है। चलो, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ल्यूइस एसिड का काम करता है। लीगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, ल्यूइस बेस की तरह काम करता है। यहां से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, राइट।
दोनों में फर्क क्या है? देखो, डबल सॉल्ट्स जो मैंने बताया कि कम से कम 2 सॉल्ट्स इसमें होते हैं, इसको अगर आप पानी में कभी डालोगे सोल्यूशन में पूरा टूट जाता है, मतलब सारी आइडेंटिटी अपनी लूज कर देगा। जैसे अगर आप एलम को पानी में डालोगे तो पोटेशियम आयोन्स, सल्फेट आयोन्स, ठीक है, एल्यूमिनियम आयोन्स, सब जो है ये अलग हो जाएंगे, सारे आयोन्स अलग हो जाएंगे, हर आयोन अलग हो जाएगा। दे लूज देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली, सारे आयोन्स का टेस्ट पॉजिटिव आता है। जबकि जब आप एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को देखते हो, उसमें एक मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड जो डोनर स्पीशीज है वो मौजूद है। तो यहाँ पे मान लो अगर बाहर कोई आयोन है, लेट्स से पोटेशियम भी है बाहर, इसको मैंने पानी में डाला ना, तो ये यहाँ से अलग होएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल और लिगेंड है वो कभी अलग से नहीं टूटते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स है, अगर मैंने पानी में डाला भी ना तो ये पता है क्या देगा, 4 मोल पोटेशियम आयोन और 1 मोल FeCN6 4 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा, ना कि आयरन और साइनाइड भी अलग हो जाएंगे। तो कुछ आइडेंटिटी इनकी रिटेन रहती है, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, और सारे आयोन्स का टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं आता, ठीक है, वो स्टिल बाउंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये अपना बेसिक सा छोटा सा क्लासिफिकेशन है। अब क्या कंडीशंस होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, ये तो आपसे बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो किसी भी है ना एलिमेंट के लिए जब हम कंडीशन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, ताकि न्यूक्लियस उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से है ना खींच के रखे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब अगर आपके एलिमेंट के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट करेगा और कहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, राइट, मतलब कैसे वो कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो ये कंडीशंस आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे से सेटिस्फाई कर पाते हैं, so they form coordination compounds easily, ठीक है। जब आप एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आपको उसमें कुछ चीजें मिलेंगी। सबसे पहले एक सेंट्रल एटम मिलता है, ठीक है, सेंट्रल एटम वो जिसने अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को लिया है, उसके साथ एक लिगेंड जुड़ा होगा। लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे दे रहा है ना अपना लोन पेयर को कोबाल्ट के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो नाइट्रोजन यहाँ पे NH3 की फॉर्म में अमीन, दिस इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड, ठीक है। एक टर्म होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हम मेटल के ऊपर निकालते हैं, जो सारे चार्ज का हिसाब किताब बचता है मेटल के ऊपर। जैसे मान लो आपको इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मान लो हमने X ले लिया, प्लस इसके साथ कितने अमीन लिगेंड्स है 6। अब एक अमीन पे चार्ज क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +3, तो यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स को मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड्स को डेंसिटी ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है। जैसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 अमीन लिगेंड्स हैं। एक अमीन लिगेंड की डेंसिटी मतलब डेंसिटी कितने लोन पेयर लिगेंड मेटल को प्रोवाइड कराता है, तो अमीन में एक ही लोन पेयर प्रोवाइड कराता है, तो डेंसिटी 1। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, ये मैंने फिर भी नोट्स में अटैच कर दी है माइंड मैप की फॉर्मेट में। तो जिस बच्चे को नहीं पता, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो आपको डेफिनेशंस की हेल्प लगेगी, तो आप इस टर्मिनोलॉजी को देख लेना। प्लस आप अगर बोर्ड के रेफरेंस से भी कंटेंट चाहते हो तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं बेटा। अब कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव है, एनायनिक हो सकता है अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे एनायनिक चार्ज है, न्यूट्रल हो सकता है अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर एक अलग क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड, ठीक है, आपने लिगेंड कैसे अटैच किए हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, 2024 में यहाँ से सवाल आया था। होमोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स में मेटल से सिर्फ एक ही तरह का डोनर एटम जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखो क्रोमियम के साथ 6 के 6 अमीन्स है, एक ही तरह का लिगेंड होगा। हेट्रोलेप्टिक में एक से ज्यादा लिगेंड्स हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह के लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड वुड बी डिफरेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगेंड वुड बी डिफरेंट, राइट। चलो नेक्स्ट इज लिगेंड का और क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स न्यूट्रल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, तो न्यूट्रल लिगेंड्स आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, अमीन है, हाइड्राजीन है, एक्वा है, इन पे चार्ज नहीं होता। आपको इनका पता होना चाहिए, नाम भी एज वेल एज आपको किस टाइप का लिगेंड है, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत कम आप यूज करोगे, जैसे एनिलीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन, नाइट्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम है, ये पॉजिटिव लिगेंड्स है।
सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। तो नेगेटिव लिगेंड्स मैं एडवाइस करती हूँ, एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी है, एक बार उनको पढ़ लेना, सिर्फ जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरो है, क्लोराइडो पहले बुलाते थे क्लोरो, नाउ वी कॉल इट क्लोरो। सैनो, ब्रोमो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, थायोसाइनेटो, सल्फेटो, ऑक्सिलेटो, नाइट्राइटो, काफी कॉमनली यूज होंगे, ठीक है, नेगेटिव। इसके अलावा जितने नेगेटिव लिगेंड्स है मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, एक बार नोट्स में जो है पढ़ लेना जस्ट, ताकि यू कैन गेट टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ एनायनिक लिगेंड्स क्या है, ठीक है। चलो उसके बाद लिगेंड्स, ये तो थे लिगेंड्स चार्ज के बेसिस पे अपन कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब लिगेंड्स की डेंसिटी के आधार पर, कि मतलब एक लिगेंड ने मेटल को कितना लोन पेयर जो है डोनेट किया है, उसके बेसिस पर बेटा क्या क्लासिफिकेशन है। यहां से भी जे 2024 में एक सवाल आया था हेक्साडेंटेट लिगेंड के ऊपर, ठीक है। उन्होंने पूछा था EDTA4- की, आप बताइए डेंसिटी क्या है। तो एक बार देख लो। सो डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम, या फिर नॉट नंबर ऑफ डोनर एटम, रादर ऐसे देखो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है लिगेंड बना रहा है मेटल के साथ, यानी कितने नंबर ऑफ लोन पेयर लिगेंड ने मेटल को दिए हैं, वो डेंसिटी है, ठीक है। ऐसे देखो। चलो अब हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो मेटल को सिर्फ एक ही लोन पेयर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे फ्लोराइडो है ना, क्लोराइडो, फ्लोरो, ब्रोमो, एक्वा है, अमीन है, सैनो है, ठीक है। ये सब जो है ये एक ही लोन पेयर प्रोवाइड कराते हैं मेटल को, तो ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड्स में बेटा दो दो लोन पेयर्स, मतलब दो कोऑर्डिनेटिंग साइड से मेटल से जुड़ेंगे। बहुत कॉमनली इथाइलिन डाइअमीन आप यूज करते हैं, इथाइलिन डाइअमीन शॉर्ट में EN लिखते हैं। तो ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है मेटल से, तो दो दो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटिंग साइड्स हैं, ठीक है। ओके उसके बाद देखो ऑक्सिलेटो, इसका नाम होता है ऑक्सिलेटो, OX, और एक ऑक्सिलेटो पे दो नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड है, ये इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल था, ठीक है। यहाँ पे देखो O नेगेटिव ऑक्सिलेटो में इस ऑक्सिलेट के ऑक्सीजन से मेटल से कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो दो साइड्स आई बाइडेंटेट। इसके अलावा कुछ और बाइडेंटेट लिगेंड्स दिखा रही हूँ, इसमें से इनको एक बार पढ़ लेना, और इसमें तुम्हारे लिए ये वही इथाइलिन डाइमीन मैंने बता दिया, ऑक्सिलेटो है ना, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट लिगेंड देख लो, दो एक्चुअली, ये देखो ग्लाइसिनेटो, ये काट लो। ग्लाइसिनेटो बेटा क्या है, ग्लाइसिन जो एक अमाइनो एसिड है उसका H+ निकाल दो, डीप्रोटोनेट कर दो, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव एक कोऑर्डिनेटिंग साइट है, और ये एक नाइट्रोजन, ठीक है। तो इट इज लाइक NH2 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये है CO नेगेटिव एंड या डबल बॉन्ड, राइट। तो ये कैसे, देखो इस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करेगा मेटल से, और यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। तो ये दो कोऑर्डिनेटिंग साइट्स हैं अपने पास। तो दिस इज हाँ एक चीज, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसकी दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट्स अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये अनसिमेट्रिकल एक बाइडेंटेट लीग है ना, जो भी आपने देखा, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, सवाल आया यहाँ से 2024 में। मेरा DMG भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है देख लो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दो दो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटिंग साइट्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो मेटल से, तो ये भी दो साइड्स है, दो लोन पेयर दिए हैं मेटल को, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, C डबल बॉन्ड N, राइट। अच्छा अब इसको यहाँ पे देखो, एक DMG का एक बहुत फेमस मतलब कॉम्प्लेक्स बनता है निकल 2+ के साथ। अगर आपके पास निकल 2+ है और DMG के साथ आपका एक बहुत कमाल का बेसिक मीडियम में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या उसका कलर बता सकते हो? रूबी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, या रोजी रेड या चेरी रेड, कुछ ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो DMG के साथ रोजी रेड कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसको देखकर जाना। देखो निकल 2+ DMG के साथ बेसिक मीडियम के अंदर क्या बनाता है, निकल का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, निकल DMG होल ट्वाइस। कलर होता है रोजी रेड या ब्राइट रेड या रूबी रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नजर में आता है, देखो ये रहा निकल आयन के साथ। तो इस कॉम्प्लेक्स में मजे की बात क्या है, दो आपको 5 मेंबर की रिंग मिल रही है प्योर बॉन्ड से जो बनी है, देखो ये, और ये देखा 5 मेंबर रिंग, ऐसे एक 5 मेंबर रिंग ये है,
ठीक है, तो 2 5 मेंबर की रिंग दिखी होंगी आपको, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो इधर नाइट्रोजन पे जो OH ग्रुप है और इस नाइट्रोजन का O माइनस आपस में क्या करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके 6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड की रिंग नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद बनी है, ठीक है। ऐसे नीचे से भी 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। इस कॉम्प्लेक्स को एक बार ना प्रैक्टिस करके जरूर जाना एग्जाम में, वैसे तो ये जो सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तब भी हो जाएगा कवर। आ जाओ। फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड है, जब आपके पास 3 डोनर एटम या 3 लोन पेयर का डोनेशन जो है आपके लिगेंड से मेटल को मिल रहा है। जैसे यहाँ देखो इथाइलिन ट्राइअमीन, डाई नहीं ट्राइअमीन, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन के थ्रू आप कोऑर्डिनेट करा रहे हैं मेटल को, तो मेटल को 3 लोन पेयर मिले तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। टेट्राडेंटेट लिगेंड वो बेटा 4 डोनर एटम, मतलब आप ये मान लो मेटल को 4 लोन पेयर्स मिल रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका एग्जांपल ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, 1 2 3 4 है ना, एक इथाइलिन ये 1 2 3, देखो ट्राई इथाइलिन है ना, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो 1 2 एंड दिस 3, ओके। ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, तो ये आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। फिर पेंटाडेंटेट लिगेंड है, पेंटाडेंटेट लिगेंड इज गोइंग टू गिव यू, इसको ठीक करते हैं थोड़ा, ये थोड़ा, हाँ 5 कोऑर्डिनेटिंग साइड से मेटल से ये लिगेंड जो है बाइंड करेगा, ठीक है। देखो कौन सी साइड्स, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, प्लीज ध्यान दीजिएगा EDTA पे 3 नेगेटिव चार्ज है, 4 नहीं है। मैं पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात कर रही हूँ, EDTA 3 माइनस, तो एक इस O माइनस से कोऑर्डिनेट करता है, एक इस O माइनस से, और एक ये जो O माइनस है इससे कोऑर्डिनेट करता है। ऐसे ही 2 नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करेगा, और ये वाला नाइट्रोजन ये रहा देखो इस नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट करता है, यानी से ये वाले नाइट्रोजन से इससे, ठीक है। तो ओवरऑल कितने लोन पेयर्स मिले, 1 2 3 4 5 मेटल को, तो ये एक पेंटाडेंटेट लिगेंड है। कौन, EDTA 3 माइनस इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। इतना फोर्सफुली इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी का एक भाई होता है हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होता है EDTA 4 माइनस, और यही JEE 2024 में पूछा गया था, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहाँ पे कैसे इसे ड्रॉ करते हैं ये भी देख लो, देखो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। इथाइलिन डायमीन बनाना आता है तुम्हें, इथाइलिन डायमीन कैसे बनता है, देखो इथाइलिन डायमीन इज CH2 और 2 NH2 लगा होता है, यहाँ NH2 यहाँ NH2, बस 2 हाइड्रोजन हटा करके आपको क्या करना है, एसीटेट आयन लगाना है। 2 हाइड्रोजन हटा के एसीटेट आयन लगा दो नाइट्रोजन पे, राइट। तो अब कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइट्स हो गई, देखो ये नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेटिंग साइट होगा, ये नाइट्रोजन होगा, और ये 4 ऑक्सीजन तो है ही, राइट। सो मेटल को 6 लोन पेयर्स मिल रहे हैं, तो दिस इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होता है EDTA 4 माइनस, ओके। चलो डेंटिसिटी के बेसिस पे लास्ट टाइप देख लो, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं दैट कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइट्स प्रेजेंट इन इट, मतलब ये समझो इनके बारे में, एम्बीडेंटेट लिगेंड के पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइट को यूज करते हैं डोनेशन के लिए। अगर दोनों साइट्स को साथ में यूज किया तो अनस्टेबल 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो नाइट्राइटो जब N के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है, ऑक्सीजन के थ्रू करता है, तो नाइट्राइटो O हम इसे बुलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ठीक है, ये सारे आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं, ध्यान रखना। ये देखो कार्बन के थ्रू नाइट्रोजन दोनों के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये सल्फर नाइट्रोजन दोनों के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकता है। एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं जो अपनी डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो किलेटिंग लिगेंड्स देखो, किलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जब मेटल से बाइंड करते हैं तो 5 या 6 मेंबर की स्टेबल रिंग बनेगी, ठीक है, ओके। जब मेटल से बाइंड करेंगे तो 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। अब ये हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सिलेटो है, इथाइलिन डायोमीन है, तो ये आपके किलेटिंग लिगेंड है। कुछ मैंने टोटल लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कर दी, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। रूल सबसे पहले बेटा, नाम अगर मुझे देना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, तो सबसे पहले केटायन को पहले नाम दिया जाएगा, एनायन को बाद में, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप नाम देते हैं, मान लो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम नाम दे रहे थे, ठीक है, बाहर मान लो कोई केटायन पड़ा था, पहले उसको नाम दे दिया, अब मैं अंदर जा रही हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वहां मुझे मेटल मिलेगा और लिगेंड मिलेगा, तो पहले लिगेंड को नाम देते हैं, मेटल को बाद में, क्योंकि लिगेंड ही एक्चुअली लोन पेयर डोनर है ना, तो उसी का स्वागत हमें ज्यादा पहले करना पड़ेगा, राइट।
तो एक्चुअली हम जब भी लिगेंड को नाम देते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिगेंड को नाम दीजिए, ठीक है, जिसका पहले आता है अल्फाबेट उसे पहले लिखेंगे। अच्छा, अगर आपका मान लो एक जैसे लिगेंड एक से ज्यादा है ना, फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स, जैसे 4 अमीन लिगेंड्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई अगर 2 है, ट्राई अगर 3 है, टेट्रा अगर 4 है, एंड सो ऑन। अगर मान लो लिगेंड का नंबर 2 3 4 कुछ है, लेकिन लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आता है, जैसे इथाइलिन डायोमीन, मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स है, मेटल इथाइलिन डायोमीन 3 लगा रखे हैं, तो अब इसके नाम में तो पहले से ही डाई आता है, डायोमीन, तो इसके लिए ट्राई नहीं यूज करेंगे, वी विल नॉट कॉल इट ट्राई इथाइलिन डायोमीन, नहीं, वो गलत होगा। हम इसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स ट्रिस यूज करेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायोमीन, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज किया जाता है, राइट। जैसे देखो डीएमजी, अगर 2 डीएमजी है तो हम बोलेंगे बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ना कि डाई, क्योंकि उसके नाम में ही डाई आता है, ओके। चलो, अगर मान लो कभी एनाइनिक लिगेंड होता है तो उसके नाम के पीछे ओ लगता है, जो हम नाम में ही पढ़कर आए हैं, और न्यूट्रल जो केटाइनिक लिगेंड्स हैं उनके नाम में ईएम होता है, इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे लिगेंड का नाम याद है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, रूल नंबर 3 बेटा, सेंट्रल एटम का जब मेटल एटम को हम नाम देते हैं, मेटल आयोन को, अगर मान लो जो मेटल है वो एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, तो ऐसे केसेस में मेटल के नाम के पीछे 8 लगाया जाएगा। अगर वो मान लो केटाइनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में पड़ा है मेटल, तो कोई सफिक्स नहीं देते। जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम जो है रोमन लाइक ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, रोमन न्यूमरल्स के अंदर, राइट। अब देखो एनाइनिक जब कॉम्प्लेक्स में मेटल होता है तो मेटल का नाम क्या बन जाता है, अगर आयरन प्रेजेंट है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में तो नाम हो जाएगा फेरेट। ये कब लगाने हैं, जब मेटल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में पड़ा है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में पड़ा है। सिल्वर का नाम आर्जेंटेट हो जाएगा, निकल का नाम निकलेट हो जाएगा, प्लैटिनम का नाम प्लैटिनेट, पैलेडियम पैलेडेट, ठीक है, टिन स्टैनेट, ऐसे बोरोन बोरेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, मैंगनीज मैंगनेट एंड सो ऑन। इसको एक बार पढ़ लेना, है ना। अगर कभी भी मेटल आपके एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में होता है तो उसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आयोनाइजेशन स्फीयर है के बाहर जो नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस है वो कभी मेंशन नहीं करते, ठीक है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स का अगर मुझे नाम देना है तो चलो देते हैं, कैसे देंगे, सबसे पहले केटाइनिक पार्ट को नाम देंगे, ठीक है। अब लिगेंड को नाम दो हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, ठीक है, हेक्सा अमीन। अब आगे मेटल को नाम देंगे क्रोमियम, ठीक है, और फिर क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, 3 Cl बाहर है तो 3 ही रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, स्पेस इज ओनली गिवन बिटवीन द नेम ऑफ केटायन एंड एनायन। तो एक कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं, आ जाओ देखो ये कॉम्प्लेक्स है, पहले केटायनिक पार्ट को नाम देंगे पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नंबर ऑफ केटायन एनायन नहीं बताया जाता, पोटेशियम हो गया, ठीक है। उसके बाद लिगेंड को नाम दो हेक्सा सियानो। अब आयरन यहाँ पे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, देखो 4 पोटेशियम बाहर है तो पूरा कॉम्प्लेक्स तो एनाइनिक है, तो इसका नाम बनेगा फेरेट, पोटेशियम हेक्सा सियानो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, यहाँ पे 4 प्लस है तो 4 माइनस होगा, है ना, स्फीयर पे, और यहाँ से माइनस है तो आयरन +2 में है। अगर कभी मान लो आयोन का नाम ऐसे नाम पूछे FeCN6 4 नेगेटिव, तो इसके नाम के पीछे आयोन लिखा जाएगा, है ना। हम कैसे बोलेंगे, हेक्सा सियानो फेरेट 2 आयोन, है ना, ऐसे आयोन भी मेंशन करते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड में आयोन नहीं लिखना होता। चलो ऐसे इसका नाम दे सकते हो, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देना 2, ओके। चलिए आगे चलते हैं, वर्नर्स थ्योरी की कंक्लूजन्स की बात करते हैं। बेटा वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो उससे उन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 तरीके की वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, उसी को प्राइमरी वैलेंसी बुलाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर आपके मेटल का। इतना भी ध्यान रखो, आपकी बाकी चीजें क्वेश्चन जो आए हैं रिसेंटली वो सॉल्व हो जाते हैं, राइट। बाकी प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है, चेंज हो सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन वेरिएबल होती है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए।
प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर आयनाइजेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर आयनाइजेबल नहीं है, उसको आप आयॉन्स में ब्रेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉप लाइन, बस ये बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके एप्लीकेशन कुछ हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ आयॉन्स को देखा जाता है। अगर नंबर ऑफ आयॉन्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। जैसे यहाँ देखो, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयॉन्स देखो, यहाँ तो 3 पोटेशियम आयॉन मिलेंगे और एक ये पूरा स्फीयर मिलेगा अगर मैं आयॉन्स में तोड़ के बात करूं तो, है ना, 3 नेगेटिव, ठीक है। इसको तोड़ें तो 4 पोटेशियम आयॉन मिलेंगे और FeCN6 4 नेगेटिव, यस मिलेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयॉन्स यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो बी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ए से ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ आयॉन ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट में कंपेयर करो तो नंबर ऑफ आयॉन्स दोनों में 2 आएंगे, देखो 2 आयॉन्स इधर आएंगे और 2 आयॉन्स यहाँ, तो सेम है। अगर नंबर ऑफ आयॉन सेम हो जाए तो चार्ज आयॉन का फिर कंपेयर किया जाता है। अगर चार्ज आपका ज्यादा है, यहाँ पे देखो सल्फेट इज -2 तो पूरा स्फीयर +2 हो जाएगा, है ना। ब्रोमाइड -1 है, पूरा स्फीयर +1 हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे अगर ये ए है ये बी है तो ए वाले की जहाँ चार्ज ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, बता सकते हैं। नेक्स्ट और क्या पूछते हैं वर्नर्स थ्योरी के क्वेश्चन, अमाउंट और मोल ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग द कॉम्प्लेक्स विद सूटेबल रिएजेंट। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक कंपाउंड है, इसको एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो बताओ कितना मोल पीपीटी बनेगा सिल्वर क्लोराइड का। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ना ऐसा फॉर्मूला जो दे रखा है इससे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कैसे करेंगे, देखो सेंट्रल मेटल एटम लो कोबाल्ट, अब इसके साथ लीगेंड लगाओ। अब लीगेंड की चॉइस एनाइनिक और न्यूट्रल की है तो पहले न्यूट्रल लीगेंड्स को कंज्यूम कराते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 6 अमीन को आप ले लो, 3 Cl बचे बाहर भेज दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, इसको बनाओ कोबाल के साथ 5 अमीन अंदर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने की कोशिश करो, मैक्सिमम कंपाउंड्स उसी में एग्जिस्ट करते हैं और वो ज्यादा स्टेबल है, तो अगर पॉसिबिलिटी है यू हैव टू मेक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। कितने Cl बचे, 2, वो बाहर चले जाएंगे। ऐसे यहाँ कोबाल्ट कितने अमीन अंदर, 4, 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर, ठीक है। लास्ट वाले में कोबाल्ट 3 अमीन और 3 Cl अंदर, बाहर कुछ भी नहीं। अब अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हो, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट है, तो जो बाहर बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यानी आयोनाइजेशन स्फीयर में आयॉन्स होते हैं सिर्फ वही एक्सचेंजेबल होते हैं। तो यहाँ 3 Cl बाहर है तो इसमें 3 मोल सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बनाएगा, यहाँ पे 2 मोल सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बनाएगा, ठीक है। इधर 1 मोल सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बनाएगा और इधर तो पीपीटी बनेगा ही नहीं, नेक्स्ट, ठीक है, इधर तो बनेगा ही नहीं, 0, राइट। तो ऐसे हम बता सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कर सकते हो वर्नर्स थ्योरी का सवाल, ओके। चलो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ भी क्या करती है, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की समझाएगी, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कुछ बातें करेगी। हालांकि काफी लिमिटेशंस हैं इसकी, बट क्वेश्चन सॉल्विंग लेवल पे हमें इसे यूज करना होगा, ठीक है। तो वीबीटी क्या बोलता है, वीबीटी के हिसाब से भाई बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। यानी सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो वेकेंट होंगे, है ना, और लिगेंड का कौन सा, जो उसका फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, जो लोन पेयर पड़ा है जिसमें, उसके थ्रू आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू द लिगेंड्स व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सारा वही ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। वेकेंट ऑर्बिटल मेटल के डीजेनरेट होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सामने हमें 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने हैं, हमारा काम है एप्लीकेशन देखना बेसिकली अभी, क्योंकि वी आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वी आर मोर कंसर्न अबाउट दैट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी
sp3d2 और d2sp3। sp3d2 है तो बाहर वाला d ऑर्बिटल को यूज किया गया है, d2sp3 में अंदर वाले d को यूज किया है। जब बाहर एक्सटर्नल वाला d nd यूज होता है उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अंदर वाला यूज होता है तो इनर बोलते हैं। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को जो पढ़ना है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। यहाँ भी वही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट नोटिस करो, ये वीबीटी ने नहीं एक्सप्लेन किया था दो। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोर्स्ड टू पेयर अप अगेंस्ट द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब हम एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब एक और चीज देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स, स्ट्रेंथ के बेस पे लीगेंड्स दो तरीके के होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड वो होंगे जो वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं, ये पेयरिंग नहीं करा पाते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की डी ऑर्बिटल की। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स पेयरिंग करा देते हैं। अब ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ये है लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का जो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेंथ का ही पूछा है। कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं, देन नाइट्रोजन डोनर्स हैं, ठीक है, फिर ऑक्सीजन डोनर्स हैं और सबसे कमजोर अक्सर हैलाइड डोनर्स होते हैं। हालांकि ये इट्स नॉट अ 100% एप्लीकेबल एवरीवेयर रूल काइंड ऑफ थिंग। जनरली जो हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, अगर 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं तो जनरली हम ऐसा देखते हैं, ठीक है। बाकी और चीजें भी मैटर करती हैं कि आपने मेटल कैसा लिया है, आपने लीगेंड कैसा लिया है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो वो सब सीएफटी में मैं थोड़ा सा बता दूंगी, राइट। चलो अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, वीक फील्ड लीगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग्स नहीं होती है। अब इस सबको अपन एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन कहता है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर निकालिए इन कॉम्प्लेक्सेस का। तो दोनों कॉम्प्लेक्स में देखो निकल 2+ में है, निकल 2+ में कॉन्फ़िगरेशन रखता है 3d8, सही है, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये 3d8 है, 4s 4p, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्लोराइड है ना बेटा, ये Cl नेगेटिव एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है पेयर नहीं कराएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करा सकता, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब क्या मेटल करेगा, एक s को 3p को हाइब्रिडाइज करा के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को तैयार कर लेगा, ठीक है। देखो चारों जो है, सॉरी 4 है ना, डीजेनरेट हैं चारों। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, आपको यहीं से पता चल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अच्छा और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक है। sp3 की वजह से ज्योमेट्री बता सकते हो, टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ज्योमेट्री हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया है और मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया, ठीक है। यही अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स लेती निकल 2+ का, तो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, भाई वो पेयरिंग करा देता है ना, इट इज गोइंग टू कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डी खाली हो जाएगा, दिस इज 3D 4s और ये 4p है, राइट 4p है। तो अब देखो अंदर का एक डी खाली हो गया, डी सॉरी एक्सक्यूज मी, सो दिस इज 1d, ठीक है, s और 2p, दैट इज गोइंग टू बी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉर्टेड है। ओके अब ये क्या है, ये कैसा होगा बताओ, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगी, और कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कर सकते हो, बोलो एवरीवन, क्लियर है, कर सकते हो क्या ये सॉल्व, कोई दिक्कत है तो मैम से पूछ सकते हो। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर, मैं स्लाइड कवर तो नहीं करी, थोड़ा साइड हो जाती हूँ, ओके। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को जरूर सॉल्व कर लेना एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सॉल्व कर लेना, राइट। जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 3d7 4s2 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, एक 3d का गया तो 3d6 बचेगा,
राइट, 3d6 बचेगा। दिस इज कोबाल्ट 3+ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, और अमीन जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो आपका पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो 6 के 6 जो 3d में इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाएंगे, अंदर 2d खाली हो जाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल है कि इनर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, डाइपोल मोमेंट n 0 है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, ये क्या है, यहाँ पे आयरन इज प्रेजेंट इन, बोलो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2+ है, 3d6 है, राइट ओके। और कैसा लीगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। कर सकते हो सेम तरीके से, एक बार मैम को थम्स अप दे दो कि यस मैम कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आई विल चेक। कोई भी दिक्कत आता है कमेंट तुरंत कर सकते हो, बिकॉज आई एक्टिवली सी द कमेंट और रिप्लाई भी कर देती हूँ। आई जस्ट वांट यू कि आप अच्छे से जो है पूरा प्रैक्टिस करते रहें, दैट इज द पॉइंट, ओके। कर सकते हो, हाँ जी ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, साइनाइड आयन, तो ये भी सेम रिजल्ट करेगा D2sp3, राइट। चलो VBT में सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जनरली बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो डायामैग्नेटिक या लेस पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, तो जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो, है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरली, एंड दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस बार जे 2024 में उसने नई टर्म यूज की थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको स्पिन पेयर्ड बुलाया था, कि इनमें से कौन सा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। तो स्पिन पेयर्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्पिन फ्री वाज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं। तो ऐसा पूछे तो आप बता सकते हो। हालांकि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया इसमें सारी बातें वीबीटी ने सही नहीं समझाई थी, वीबीटी ने कोई इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डेटा का दिया ही नहीं था, एक्चुअली उसने लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ समझाई ही नहीं थी, उसने तो मैग्नेटिक डेटा ऑब्जर्व करके तुक्का मारा था कि ये लिगेंड हाँ अच्छा ऐसा होता होगा, ये होता होगा, लाइक दैट, ठीक है। कलर एग्जिबिशन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ना ही स्टेबिलिटीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बताई इसने। क्यों लिमिटेशंस दिखा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस नहीं बताए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का डिस्टिंग्विश नहीं किया था, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो निकल कर आई दैट वाज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहता है द मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो आयोनिक होता है। CFT के हिसाब से मेटल और लिगेंड की जो इंटरैक्शंस हैं वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली आयोनिक है। लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान लो, मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है, इस तरीके से। अब स्प्लिटिंग, CFT कहता है कि डीजेनरेट लेवल्स जो होते हैं सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है मेटल के, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है जैसे जैसे लिगेंड उनको अप्रोच करता है, ठीक है, जैसे लिगेंड उनको अप्रोच करता है। तो उस अप्रोच, उसको स्प्लिटिंग को समझने से पहले आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप्स पता होनी चाहिए। हमारे पास दो तरीके के डी ऑर्बिटल्स हैं, एक तो होते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ये देखो ये डी कैसे हैं, एक्सियल वाले डी हैं। ये कौन सा है, dz², और ये dx² y², ठीक है। फिर अपने पास बेटा नॉन एक्सियल डी होते हैं। नॉन एक्सियल डी के अंदर कौन आता है, ये देखो dxy, dyz और dzx, ये सब आपके नॉन एक्सियल हैं, तीनों के तीनों बिटवीन द लॉब्स, है ना, लाइक लॉब्स आप बिटवीन द एक्सिस देख सकते हो। अब होता क्या, CFT ने क्या कहा कि चलो मैं स्प्लिटिंग तुम्हें बताती हूँ, पहले ये देखो किस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अप्रोच देखो अलोंग द एक्सिस है, ध्यान से देखो लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं, एक्सिस के अलोंग करते हैं, है ना, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। तो होता क्या है, शुरू में देखो, शुरू में फ्री मेटल है आपका, जब सारे के सारे डी की सेम एनर्जी है, डी जनरेट डी है, ठीक है। जैसे ही मेटल को लिगेंड इंफिनिटी से अप्रोच करता है, ये मेटल है और लिगेंड कहीं इंफिनिटी स्पेस में है, पता नहीं है मेटल को कहां से एग्जैक्टली लिगेंड आ रहा है, तो मतलब स्फेरिकल फील्ड उसको फील हो रही है। तो ये मेटल क्या करता है, 5 के पास डी को एक्साइट करा के ऊपर भेज देता है, 5 के पास डी एक्साइट हो जाते हैं। अब जब जैसे जैसे लिगेंड पास में आने लगता है तो मेटल को समझ आता है, अच्छा ये तो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अलोंग द एक्सिस आया है लिगेंड। तो जो एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बाय +3/5 डेलो
और जो आपके नॉन एक्सियल 3d थे उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है बाय -2/5 डेलो। ये जो पूरा d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का जो गैप आया है इसे क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और जहां से स्प्लिटिंग हुई ये जो सेंटर है ये बेरी सेंटर है, ठीक है। ये जो ऊपर आपके एक्सियल वाले जो दो स्प्लिट हो गए हैं इनको बुलाते हैं ईजी, और नीचे जो नॉन एक्सियल है इसको अलग से लिख लेते हैं, ये ईजी है, और ये जो नीचे आपके 3 नॉन एक्सियल है ये T2G है। इस तरीके से कुछ स्प्लिटिंग होती है। अब सवाल यहां से कैसे आता है, कॉन्फ़िगरेशन का पूछ लेता है। सवाल में कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप, CFSE कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो स्प्लिटिंग अगर पता होगा तो ही कर पाओगे, है ना। तो देखो CFSE कैसे निकालेंगे, जो डिफरेंस है आपके दो सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी का डिफरेंस, तो -0.4। ये कैसे निकाला, देखो देखो स्प्लिटिंग कैसे हुई है इसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ऐसे हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे याद रख सकते हो, कितने से एनर्जी बढ़ी, सामने कितने डिब्बे हैं 3, और टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं 5, तो +3/5 डेलो से तो एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। ये कितने से घटी, माइनस, सामने कितने डिब्बे हैं -2, और टोटल कितने हैं 5 डिब्बे, मतलब ऑर्बिटल्स में बोल रही हूँ। तो ये 3/5 क्या होता है, 0.6। तो CFSE कैसे निकालेंगे, 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg प्लस ये कितना है, कितने से लोअर हुई, -0.4 से, है ना, -2/5 is 0.4 ओनली, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और डेलो, प्लस माइनस आप अपना पेयरिंग एनर्जी लेते हो। पेयरिंग एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ इतने से ही दिया होगा क्वेश्चन में आंसर, तो आपको CFSE कॉम्प्लेक्सेस की निकालनी होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन मैंने गदर में बहुत करा रखे हैं। चलो ये आपके लीगन की फील्ड स्ट्रेंथ है जो पहले भी हमने देखी थी, इसको भी ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। आगे चलो देखो ये जो सीरीज हमने देखी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लीगन की फील्ड स्ट्रेंथ की सीरीज, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने बनाया है। एक चीज को ध्यान रखना, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो CFSE हमने देखा है डेलो, ये एक एनर्जी ही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज लाइक अ नॉर्मल एनर्जी जो हम पढ़ते हैं, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने hc/λ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा होता है, राइट। तो ये वही एनर्जी, ऐसी एक टर्म है स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स की मान लो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो ना कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ होता है। तो ये जो CFSE है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि बताओ इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करके बताओ कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो लोअर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ है या जो हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ है। तो आप ध्यान रखना, जिसकी CFSE ज्यादा है वो कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ होगा, क्योंकि E लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसे आपको बताना पड़ेगा। चलो अब CFSE देखो नेचर ऑफ लीगन पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगन्स होते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगन्स क्या करते हैं, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कराते हैं। तो अगर स्प्लिटिंग ज्यादा करा दी उन्होंने, तो ये जो गैप है ना, ऑक्टाहेड्रल में मान लो स्प्लिटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ज्यादा अगर स्प्लिटिंग हो गई है तो डेलो का जो गैप है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो आपको 4 भरने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में आ गए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजे, Eg में या T2G में पेयर कराएं। तो अगर लीगन स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ज्यादा गैप होता है, इतना ज्यादा गैप होता है कि पेयरिंग कराने का खर्चा कम होता है। तो ऐसे केस में चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर करा दो। ज्यादा स्प्लिटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं, ऊपर नहीं भेजते, ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। अगर वीक फील्ड लीगन्स है, वीक फील्ड लीगन्स से बेटा एनर्जी के गैप काफी कम होते हैं, वो इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग वीक फील्ड लीगन नहीं कराते। तो इनमें क्या होता है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर डालना है तो ऊपर जाना प्रेफर करता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ये जो गैप है आपका डेलो का ये बहुत कम है एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पेयरिंग नहीं कराते हैं हम, ठीक है। टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर बेटा कैसे होगा स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लीगन का अप्रोच होता है वो बिटवीन द बिटवीन द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस नहीं होता। तो जब आप स्प्लिटिंग कराते थे यहाँ से, तो इस बार आपको जो एक्सियल वाले डी थे उनकी एनर्जी को तो लो कर देना है, ई बुलाएंगे, जी नहीं बुलाएंगे इसे, जी वही उन्हीं ज्योमेट्रीज में जी यूज करते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ई और T2, ठीक है। अच्छा जो नॉन एक्सियल वाले हैं उनको ज्यादा रिपल्शन लग के उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये कितने से एनर्जी बढ़ी, +2/5 डेल्टी से, ये कितने से घटी, -3/5 डेल्टी से,
ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में एक पॉइंट ध्यान रखना, इनमें मैक्सिमम केसेस में जो टेट्राहेड्रल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने का खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गैप। इनके गैप्स बहुत ज्यादा नहीं होते, तो आप इलेक्ट्रॉन को आराम से ऊपर भेज सकते हैं। तो इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है CFSE से, तो इसीलिए ज्यादातर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन बनते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हाई स्पिन बनते हैं। इनकी भी CFSE निकाल सकते हो, +2/5 डेल्टी इंटू T2G में कितने, T2 करो, T2G नहीं, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, -3/5 डेल्टी E में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी पेयरिंग एनर्जी की, ठीक है। चलो अब बेटा मैंने देखो गदर में, आप वैसे एक बार मैं एडवाइस करती हूँ आप स्क्वायर प्लेनर का भी एक बार जो है जो एनर्जी का ऑर्डर है वो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है वहां से। गदर में तो हमने सबको डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार क्विक रिविजन कर लेना उसकी, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे आ जाओ। CFSE को फैक्टर्स क्या क्या इंपैक्ट करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। देखो CFSE ज्यादा है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एज कंपेयर टू वीक, ये तो अभी पढ़ा है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की, उतनी ज्यादा CFSE होती है। दूसरी चीज ट्रांजिशन सीरीज, अगर कोई ट्रांजिशन सीरीज लोअर वाली है, जैसे 4D या 5D ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है, उसके साथ हर लिगेंड एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यस ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट है ना 3D वालों तक ही लिमिटेड है। 4D 5D का कोई एलिमेंट अगर आप कॉम्प्लेक्स उठाते हो उसके मेटल के साथ, तो उसमें कॉम्प्लेक्स इवन हेलाइड जो आपके डोनर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। तो CFSE 5D ट्रांजिशन सीरीज वालों की ज्यादा है 4D से, 4D की 3D से ज्यादा है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में CFSE ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, और सबसे कम होगी टेट्राहेड्रल में। सॉर्टेड है, बोलो यस, एक बार थम्स अप दे दो। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है चीजें? ओके चलिए, अब इनका रिलेशन एक बार ना ध्यान से देख जाना। ये जो रिलेशन है जैसे स्क्वायर प्लेनर का क्या है, 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल की CFSE, इस रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अगर स्क्वायर प्लेनर का भी आपको लग रहा है कि मैम ऑर्डर नहीं, वैसे तो मैं चाहती हूँ कमेंट कर दो तुम लोग स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी ऑर्डर, बट नहीं तो यहाँ लिख भी लो। देखो स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग पैटर्न, स्क्वायर प्लेन में देखो सबसे हाई एनर्जी dx² y² की होती है, हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। फिर dxy होता है, याद रख लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। dz² उससे कम, एंड देन यू हैव dxz, ठीक है, एंड dyz। ध्यान रखोगे? बोलो एवरीवन, गिव मैम अ थम्स अप जल्दी से। इसको ध्यान रखना, बस ऑर्डर एक बार देख लेना इसका, ठीक है। x² y² सबसे ऊपर होता है, फिर dxy, फिर dz² होता है, xz और yz की बराबर होती है, ओके। चलो आगे चले। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट वी वर डिस्कसिंग वाज द कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली ये कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अब डी में अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, जब वापस ग्राउंड में आएगा एनर्जी को रिलीज करेगा, विजिबल रीजन में लाई करेगी तो आपको कलर दिखेगा, ठीक है। तो इसका रीजन है डी ट्रांजिशन का। हालांकि डी एंड एफ में हमने कलर का रीजन एक और देखा था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? छोटा सा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, राइट। चलो एक बार मेटल कार्बोनिल्स को देख लो। देखो मेटल कार्बोनिल्स में बेटा क्या होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे, छोटा सा समझो। देखो अभी तक हमें ये पता है कि मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल था, सामने लिगेंड के पास लोन पेयर था, तो लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, कैसे बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जो सिग्मा था। अगर मान लो बेटा सामने वाले लिगेंड के पास भी खाली ऑर्बिटल है, मान लो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है, और अब मेटल कौन है, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनके पास तो फिल्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के भरे हुए डी भी है। तो अगर मेटल अपने फिल्ड डी से लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बॉन्ड तो सिग्मा बन चुका है, ये दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई, और इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बुलाते हैं, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ पॉसिबल होती है, जब लिगेंड के पास पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर
टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स इन केसेस में आप देख सकते हो जो आपका मेटल है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो, आपको स्ट्रक्चर सिर्फ देखकर जाने हैं, मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डाले हैं। Mn2CO10 के अंदर देखो मैंगनीज मैंगनीज का डायरेक्ट एक बॉन्ड है और कोई भी कार्बोनिल ब्रिज नहीं है, 5 नॉन टर्मिनल कार्बोनिल इस पे है, 5 इस पे है, ठीक है। CO2 CO8 में देखो दो दो कार्बोनिल बेटा ब्रिज का काम करते हैं, ये देखो ये वाला ब्रिज है ना, ये 2 ब्रिज है और 6 आपके नॉन ब्रिज या टर्मिनल कार्बोनिल्स है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखा दिए हैं CO2 CO8, इनको जरूर देखकर जाना एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, आज तक भी आए हैं, ठीक है। आखिरी टाइप अपना आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है। केमिकल फिजिकल कोई भी हो सकती है। दो तरह से डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। सारी पढ़नी है हमें, स्ट्रक्चरल को सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सबसे पहले आती है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन है और लीगेंड है उनको हम एक्सचेंज करा देते हैं। ये देखो सल्फेट बाहर मैंने आयनाइजेशन स्फीयर में भेज दिया और Br को मैंने एक प्राइमरी लीगेंड बना दिया। इनमें फर्क होगा आयनाइजेशन स्फीयर्स का, है ना। आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं। अगर पहले कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी बनेगा, क्योंकि बाहर Br है वो ही सिल्वर के साथ पीपीटी दे सकता है। अगर सेकंड कॉम्प्लेक्स को बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट का आ जाएगा। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, ठीक है। दूसरे हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। अगर पानी सॉल्वेंट है तो हाइड्रेट बुला रहे हैं, इसमें पानी का डिफरेंस होगा दोनों कॉम्प्लेक्सेस में एज अ लीगेंड। जैसे यहाँ 6 एक्वा सारे के सारे लीगेंड थे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला सेम है, आपने 5 एक्वा को लीगेंड रखा, एक को बाहर भेज दिया, तो वाटर का डिफरेंस होगा बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ये आपके हाइड्रेट आइसोमर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद लिंकेज आइसोमर्स होते हैं। लिंकेज आइसोमर्स के अंदर ना एम्बीडेंटेट लीगेंड पड़ा होता है। कौन होता है, एम्बीडेंटेट लीगेंड होता है। तो ये एक स्फीयर में एक अलग कोऑर्डिनेटिंग साइड से जुड़ता है जैसे नाइट्रोजन से, और दूसरे में दूसरी साइड से जुड़ेगा कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन से। तो ये लिंकेज आइसोमर्स है। फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में कुछ ऐसा होता है, देखो मेटल 1 लीगेंड 1 के साथ जुड़ा हुआ है और मेटल 2 लीगेंड 2 के साथ, तो आप क्या करते हो, स्वैपिंग कर देते हो लीगेंड्स की। मेटल 1 के साथ लीगेंड 2 को भेज देते हो और मेटल 2 के साथ लीगेंड 1 को भेज देते हो। दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर स्टीरियो की अगर बात करें, स्टीरियो में फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट 3D स्पेस में अलग होता है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को हम देखेंगे। अब ज्योमेट्रिकल को पहले अगर बात करें, ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस हमें देखना है। तो कौन एग्जिबिट करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल के अंदर आप सिस और ट्रांस नहीं देखेंगे, ठीक है। अब उसमें भी देखो डायरेक्ट सिर्फ इतना हम, क्योंकि माइंड मैप रिवाइज कर रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू शॉर्टेस्ट वे में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी अगर चारों लीगेंड सेम हो जाए या 3 लीगेंड सेम हो तो कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा। सिस ट्रांस के लिए कम से कम, मतलब कम से कम 2 लीगेंड्स एक जैसे हों, है ना, या अलग हो सारे लीगेंड्स, तो आप दिखा सकते हो। चारों लीगेंड सेम या 3 लीगेंड सेम हो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कम से कम, ये देखो दो Ma2B2 में सिस ट्रांस बना सकते हो, Ma2BC में और ABCD में भी बना सकते हो। किसी 2 लीगेंड को फिक्स करके यहाँ पे 2 सिस बनते हैं, एक ट्रांस बनता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन बना सकता है, वही 6, अगर 6 के 6 लीगेंड सेम है, कम से कम 5 सेम है तो कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में Ma4B2 Ma2BB2, BB2 का क्या मतलब है, ये एक बाइडेंटेट लीगेंड है जिसकी दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइड सेम है, ये बना सकता है। और Ma3B3, सीधे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, Ma3B3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेशियल और मेरिडियोनल पढ़ते हो, देख लो Ma3B3 में दिखा भी रही हूँ तुम्हें, ये पूछा हुआ सवाल है PYQ मेंस और बोर्ड्स दोनों के अंदर, ठीक है। Ma3B3 में एक फेशियल आइसोमर बनता है जब तीनों एक जैसे लीगेंड को एक ही साथ आप प्लेस करते हो एक फेज के अलोंग, राइट, फेशियल, और ये अगर आप ऑपोजिट करते हो मेरिडियोनल है, ठीक है, मेरिडियोनल है मर। चलो, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर आप देखो कौन कौन से सिस्टम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा,
ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अच्छा, टेट्राहेड्रल में भी सिर्फ वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा जिस मेटल पे चारों लिगेंड्स अलग होंगे, जो कायरल होगा, है ना, कायरल सेंटर होगा, तो उसका एक आपको पता है रिस्पेक्टिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी, वो दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद और आपके ऑक्टाहेड्रल के सिर्फ सिस फॉर्म्स दिखाएंगी। देखो वैसे ट्रांसफॉर्म भी दिखा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जो बाइडेंटेट लिगेंड कंसीडर कर रहे हैं वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोऑर्डिनेटिंग साइट सेम है। आपके सिलेबस में भी आइसोमेरिज्म में वही है, ठीक है, तो जिनकी कोऑर्डिनेटिंग साइट सेम है तो उनके भी ऑप्टिकल में ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ सिस फॉर्म्स दिखाएंगे। ठीक है, ये वाले सिस फॉर्म Ma2 B2 C2, और अगर 6 के 6 लिगेंड्स अलग है MAA3 AA2 B2 AA B2 C2। ठीक है, ये टाइप्स हैं। अब इसको काउंट करके क्वेश्चन आ जाता है कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, तो आप उस केस में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही काउंट कर लेना। ठीक है, याद रखने की जरूरत है कोई नंबर ऐसा एज सच काउंटिंग का। ठीक है, तो ये साथ के साथ टाइप्स थे मेरा बेसिक्स हमने डिस्कस किया, वर्नर्स थ्योरी, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, वीबीटी, सीएफटी, मेटल कार्बोनल्स और आइसोमेरिज्म वाया माइंड मैप। अगर आप इससे ज्यादा डिटेलिंग में करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन गदर 3.0 सीरीज, वहां पे पूरा अच्छे से हमने पढ़ा है सब कुछ A to Z एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर like attending the session. अगर कोई और confusion है, you guys can let me know in the comment section. I will see you next time. Thank you so much. Bye.